Bismillahirrahmanirrahim. The next topic is League of Nations, and we shall discuss about its origin, goals, achievements, and failure. अगर origin of the League of Nations को हम देखें तो the Hague Commissions of 1899 and 1907 stated on arbitration to avoid violence and to create equality for all the independent states. हैग नेदरलैंड्स में कुछ कमीशंस बैठी थी, कुछ पार्टीज थी जिनकी मीटिंग्स हुई थी 1899 टू 1907, जिसमें उन्होंने इस बात पे स्ट्रेस किया था कि जो वर्ल्ड में वायलेंस है या जो इनइक्वलिटी है तो उसको हम आर्बिट्रेशन के थ्रू किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उसको हल करें और जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके लिए एक इक्वलिटी वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए. सो लाइकवाइज पब्लिक इंटरनेशनल यूनियंस, इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियंस ऑफ 1865, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1847 एंड द राइन रिवर कमीशन बिकेम द बेसिस फॉर द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. इससे पहले मतलब जो कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे कि मतलब कंसर्ट ऑफ वियना है, और ये जो मैंने तीन चार मेंशन किए हैं यूपीयू और राइन रिवर कमीशन, ये फंक्शनल थी, ये हो चुकी थी या ये चल रही थी वर्ल्ड में. फिर इसकी भी एक वजह थी कि जो कि मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड थे कि वो चाहते थे कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बने कि जो दुनिया का जितना भी सिस्टम है उसको मतलब मेंटेन करें. अब ऐसे समझे कि राइन रिवर कमीशन हो गया या पब्लिक इंटरनेशनल यूनियंस में जो टेलीग्राफिक यूनियन है या यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, ये एक बुनियाद बना कि अगर हम पोस्टल की एक यूनियन बना सकते हैं कि दुनिया में पोस्ट की कौन से कानून होने चाहिए, किस तरह से वो जाए. टेलीग्राफ का भी यूनियन बन चुका था, तो क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि वर्ल्ड के पीस, उसकी फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी पे काम करे. अब इसके जो प्रोपोनेंट्स थे उसमें दांते था, इटालियन ये स्कॉलर है, रूसो और एम्यूनल कांट. इन्होंने मतलब वर्ल्ड एक इंस्टीट्यूशन की बात की थी कि दुनिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो, एक ऐसा सिस्टम हो जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करे. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें थी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और प्रीवियस समिट्स और द वर्क डन बाय सम renowned scholars of their time led to the creation of the league. अब अगर हम देखें तो इट वाज अ जनरल पर्पस आईजीओ, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, जनरल पर्पस के लिए थी, सब बंदों के लिए थी और किसी स्पेसिफिक या ख़ास ग्रुप या बंदों के लिए नहीं थी. इट वाज फॉर्म्ड इन 1919 एंड मेजर रीज़न ये भी था कि जो वर्ल्ड वार वन की डिस्ट्रक्शन जब हुई, अब ये सारी बेसिस तो मैंने जो ऊपर मेंशन की है ये तो बेसिस ऑलरेडी थी कि जिनको सामने रख के उनकी मतलब एक एफर्ट थी कि इंस्टीट्यूट बने. बट द मेन रीज़न वाज द डिस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय वर्ल्ड वार वन. जो वर्ल्ड वार वन के एंड में उन्होंने देखा कि इतनी सारी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, कोई भी कंट्री अगर निगलिजेंस कर रहा था, किसी एक कंट्री की गलती की वजह से पूरे की पूरी दुनिया उस वार में चली गई थी. सो दैट आल्सो क्रिएटेड अ नीड टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन. फिर इसके गोल्स क्या थे? नंबर वन, अवॉइड अनदर वार, दूसरी कोई जंग ना हो. क्रिएट यूनिटी एंड हारमोनी अमंग द मेंबर स्टेट्स, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उसमें यूनिटी हो और हारमोनी हो. फिर डिसआर्मामेंट, किसी भी मुल्क को आर्म्स कलेक्ट करने की इजाज़त नहीं थी. जैसे कि जर्मनी पे उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि मतलब कोई भी कंट्री वेपन्स की क्रिएशन नहीं करेगा, आर्म्स कलेक्ट नहीं करेगा. फिर उसके बाद सेटलिंग डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स विया नेगोशिएशंस एंड डिप्लोमेसी, जो मुल्क है, जो कंट्रीज़ है, उसमें जितने भी मसले हैं उनको बातचीत से और डिप्लोमेसी से हल किया जाए. उसके अलावा एंड इम्प्रूविंग ग्लोबल वेलफेयर, जो कि ग्लोबली दुनिया में मतलब कैसे एक वेलफेयर लाया जाए, कैसे लोगों की हेल्प की जाए. अब हम अगर इसकी अचीवमेंट्स को देखें, ट्राई टू हेल्प द रेफ्यूजीज एंड ट्राई टू ओवरकम वार डैमेजेस. अब जितने भी रेफ्यूजीज वार की वजह से, वर्ल्ड वार वन की वजह से बने थे, तो उनकी जो रेफ्यूजीज वगैरह का मसला था
उसको इसने हल करने की कोशिश की जब इसकी क्रिएशन हो चुकी थी 1919 में। और उसके अलावा इसने कोशिश की कि जो डैमेजेस बने थे तो उसमें ख़ास करके उन्होंने जर्मनी पे ये लगा ली थी मतलब कि वार की जो डैमेजेस है उसको आप पे करेंगे। एट द हाइट इट हैड अराउंड 58 मेंबर्स दैट मेड इट अ बिग प्लेटफॉर्म। जब इसकी मतलब एक पूरा इसका उरूज था तो उस टाइम इसके 58 मेंबर स्टेट्स बन चुके थे, मतलब एक बहुत बड़ा अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बन चुका था। कंसिडर्ड टू बी सक्सेसफुल ड्यूरिंग 1930s। अब अगर इसकी हिस्ट्री में देखें तो 1930s वाले पीरियड में इसको कुछ किस हद तक कहा जाता है कि ये सक्सेसफुल थी, बट नॉट अप टू द मार्क। had a huge power to bring down the Ottomans and Germans on their conditions। अब अगर हम देखा जाए तो इसका मतलब इतना पावर तो बन चुका था कि जो ओटोमन्स थे उन्होंने भी लुज़ेन की ट्रीटी में मतलब एक सरेंडर कर लिया था। फिर जर्मन्स थे उन्होंने भी इसकी कंडीशन मानी थी। सो एटलीस्ट जो बंदे थे इसके शेल्टर लेके इसकी बेसिस पे जो बातें कर रहे थे कि भाई ग्लोबली जो मतलब हरकत जिसने की है उसकी सज़ा उसको मिलेगी। सो ओपनली तो कोई भी कंट्री हो, लेकिन बट these all things were done or held via League of the Nation, but the achievements are not as much as they were to be achieved। पर देखा जाए जो अचीवमेंट्स है लीग ऑफ नेशन की वो इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई रिमार्केबल नहीं है कि मतलब जितना उन्होंने प्लान किया था वो उस हद तक नहीं गए। अगर हम इसके काजेज़ में देखें तो सबसे पहले जो इसका काज आता है वो ये है कि यूएस इसका मेंबर नहीं बना था। ये बहुत बड़ा एक काज था कि जो कि लीडिंग कंट्री था उस टाइम। अराउंड इट वाज दी इट हैड दी ऑलमोस्ट 50% वर्ल्ड इकोनॉमी। दुनिया की पूरी इकोनॉमी से ऐसे समझिए कि 50% यूएस के पास थी। फिर जर्मनी ने 1926 में ज्वाइन करके 1933 में लेफ्ट किया, नाजी पार्टी जब पावर में आई। फिर जापान और इटली ने 1933 और 1936 में रेस्पेक्टिवली इसको लीव कर दिया था। इटली ने मंचूरिया पे अटैक किया था, और उसके अलावा जो कि जापान ने सॉरी मंचूरिया पे अटैक किया था, और इटली ने अबाइसिनिया में जो कि मॉडर्न इथियोपिया इस पे अटैक किया था। तो उस पर क्रिटिसिज्म हुआ था और ये इन दोनों को फिर लीग को छोड़ना पड़ा था। फिर उसके अलावा जो कि फर्दर जो डिस्ट्रक्शन थी वो ग्रेट डिप्रेशन ने की थी। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से पॉवर्टी लाइन इतनी हो चुकी थी कि इवन विद इन यूएसए लोग सड़कों पे मतलब भूखे मर रहे थे। फिर नाजी जर्मनी में जब एडोल्फ हिटलर की पार्टी नाजी ने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली तो ये मतलब ऐसे समझे कि वन ऑफ द बिगेस्ट फेल्यूर्स में से एक था, जैसे यूएस का ज्वाइन ना करना और फिर ये नाजी पार्टी की हुकूमत में आना। फिर राइज ऑफ जापान एंड फासिस्ट इटली, जापान जिसने मंचूरिया को कंट्रोल कर लिया था चाइना से। फिर इटली ने भी मतलब एक अच्छी खासी फासिस्ट गवर्नमेंट बन चुकी थी निकोलस मदुरो की वहाँ पे। तो दे हैड अ बिग पावर टू चैलेंज लीग, क्योंकि अब ये जो जितनी भी है चाहे जर्मनी में हो, जापान में या इटली में, गवर्नमेंट्स जो बनी थी दे ऑल वर अगेंस्ट लीग ऑफ नेशन, क्योंकि लीग ऑफ नेशन वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का एक टूल था। और उसके अपोजिट में जो पावर आ चुके थे वो एक अलग फिलोसफी के थे। इवेंचुअली लूजिंग इट्स पावर्स इन अप्रैल 1946। सो रिजल्टेंटली वर्ल्ड वार टू जब लगती है तो 1939 में ये तो उस टाइम ही डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बाकी ऑफिशियली जो इसकी डेथ है वो 1946 है, अप्रैल 20 1946।